Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So, we have started our series for class 12 macroeconomics previous year question paper series. Now, why this series is important? क्योंकि सीबीएसई के कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जो वो हर साल रिपीट करता है. कभी एमसीक्यू, कभी डिस्क्रिप्टिव, कभी केस बेस्ड, कभी न्यूमेरिकल्स, पर वही कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं. तो अगर आप इस पूरे पिछले 5 साल के पेपर्स को डिटेल में कवर कर लेंगे तो इजिली यू कैन स्कोर 70 आउट ऑफ 80 इजिली. तो स्टार्ट करते हैं आज से. ये है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 ओनली फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली. तो आपके पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इफ इन एन इकोनॉमी द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस इट will always proportionately increases the level of consumption. तो जब भी आपकी इकोनॉमी में इनकम बढ़ती है तो आपकी कंजम्पशन भी बढ़ता है. दैट्स ट्रू. लेकिन प्रपोर्शनेटली बढ़ता है ऐसा नहीं है. प्रपोर्शनेटली का मतलब क्या है कि अगर मान लो आज अगर मैं महीने का 50,000 रुपए कमा रही हूँ और उसमें से मैं खर्चा कर रही हूँ 20,000, अगर कल मेरी जो इनकम है वो 1 लाख हो जाती है महीने का तो ऑब्वियसली मैं अपना कंजम्पशन भी बढ़ाऊंगी. दैट इज ट्रू. लेकिन हमेशा प्रपोर्शनेटली बढ़ाऊंगी. जितने से इनकम बढ़ी है उतना ही कंजम्पशन कर लूंगी. दैट्स नॉट ट्रू. तो अगर ये प्रपोर्शनेटली वर्ड मिसिंग होता तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, बट अभी क्या हो जाएगा? फॉल्स. फिर आता है स्टेटमेंट 2. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. तो एमपीसी और एमपीएस दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. इनके बीच में रिलेशन क्या होता है कि एमपीसी और एमपीएस को अगर आप ऐड करो तो निकलता है 1. अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 70% कंजम्पशन किया है तो सेव कितना किया होगा? 30%. अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 60% कंजम्पशन किया है तो सेव कितना किया होगा? 40%. दैट मीन्स अगर मेरा एमपीसी 0.7 है तो एमपीएस कितना हो जाएगा? 0.3. या मेरा एमपीसी अगर 0.6 है तो एमपीएस कितना हो जाएगा? 0.4. ऐसा सिर्फ एक ही बार होगा कि दोनों इक्वल हो, और वो कंडीशन क्या है कि मैंने 50% कंज्यूम किया हो तो सेव भी कितना हो जाएगा? 50%. तो अगर एमपीसी 0.5 है तो एमपीएस भी क्या हो जाएगा? 0.5. तो कभी तो ये इक्वल होते हैं जब एमपीसी 0.5 हो तो एमपीएस भी 0.5 होता है. लेकिन क्या हमेशा इक्वल होते हैं? तो नो. बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. ऑप्शन नंबर डी. सेकेंड, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग. तो आपके सामने कुछ इक्वेशंस दी गई है रिगार्डिंग द जीडीपी एंड वेरियस एग्रीगेट्स. तो स्टार्ट करते हैं पहले से. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एनएनपी एट एफसी में डेप्रिसिएशन अगर ऐड करें तो बनता है जीडीपी एट एमपी. इसका डिटेल अगर आप कवर करना चाहें तो आपको सिर्फ दो ही एग्रीगेट याद करने होते हैं. पहला जीडीपी एट एमपी और दूसरा एनएनपी एट एफसी. इसमें ग्रॉस और नेशनल के बीच में जो रिलेशन होता है, ग्रॉस और नेट के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है डेप्रिसिएशन का. फिर डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है एनएफआईए का. देन मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का जो रिलेशन है वो दिखाता है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. तो अगर आपके पास ग्रॉस वैल्यू दी गई है और आपको निकालनी है नेट वैल्यू, तो ग्रॉस बड़ी वैल्यू होती है, नेट छोटी वैल्यू होती है. तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन. वही अगर नेट से ग्रॉस में आना है, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में आना है, तो प्लस करना पड़ेगा सेम डेप्रिसिएशन. फिर आता है डोमेस्टिक और नेशनल. नाउ डोमेस्टिक का मतलब है सिर्फ कंट्री के अंदर, और नेशनल का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी हमारे रेसिडेंट रह रहे हैं हर जगह पे. तो डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट है, नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट है. तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाना हो तो प्लस करना पड़ता है एनएफआईए, जबकि अगर नेशनल से डोमेस्टिक में आना हो तो बड़े कॉन्सेप्ट से छोटे कॉन्सेप्ट पे आओगे तो क्या करना पड़ेगा? माइनस एनएफआईए. ओके. देन थर्ड हमारे पास आता है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट मतलब वो सामान आपकी फैक्ट्री में कितने में बनके तैयार हुआ, और मार्केट प्राइस मतलब वो मार्केट में कितने में बिकेगा. तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस बड़ी होगी और फैक्टर कॉस्ट छोटा होगा. तो मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में आ रहे हो तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आओगे तो क्या करना पड़ेगा? माइनस एनआईटी. और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? प्लस एनआईटी. ओके. तो वापस आते हैं स्लाइड्स में. यहां पर आपके पास दिया था कि एनएनपी एट एफसी में डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा?
तो एनएनपी एट एफसी में अगर आप सिर्फ डेप्रीसिएशन ऐड कर रहे हो तो डेप्रीसिएशन क्या करेगा, नेट को ग्रॉस बना देगा। तो ये क्या बन जाएगा, जीएनपी एट एफसी। क्या जीएनपी एट एफसी दिया है, नो, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड है एनएनपी एट एफसी में अगर आप एनआईटी को ऐड कर दो, तो एनआईटी क्या करता है, एनआईटी बस एफसी को कन्वर्ट कर देता है एमपी में, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, एनएनपी एट एमपी। तो क्या एनएनपी एट एमपी दिया है, नहीं, ये भी फॉल्स। थर्ड है अगर आप जीडीपी एट एमपी में ऐड कर दो एनएफआईए, तो जीडीपी एट एमपी में अगर हम ऐड कर दें एनएफआईए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का रिलेशन किसके साथ होता है, डोमेस्टिक और नेशनल। तो डोमेस्टिक में अगर एनएफआईए ऐड हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, जीएनपी एट एमपी। क्या जीएनपी एट एमपी ही गिवन है, यस। नाउ लास्ट, तो आपने ऑलरेडी सही आंसर मिल चुका है, बट स्टिल अगर एनडीपी एट एमपी में डेप्रीसिएशन ऐड करें तो डेप्रीसिएशन का रिलेशन किससे होता है, ग्रॉस और नेट से। तो नेट में अगर डेप्रीसिएशन ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, जीडीपी एट एमपी। अगेन ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो यहाँ पर जब भी असर्शन एंड रीजन दिया हो तो पहले रीड करना होता है रीजन और फिर रीड करना होता है असर्शन। तो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल द विलिंग एंड एबल बॉडीड पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट एट प्रिवेलिंग वेज रेट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वो सिचुएशन होती है जहां पे वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक हैं, उन्हें जब काम मिल जाए तो सिर्फ कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, विच इज ट्रू। इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं देखते कि जो हमारे इंडिया में जितने लोग हैं सारे के सारे ही रोजगार हो, नो, जो काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक हैं, अगर सिर्फ उन्हें काम मिल जा रहा है दैट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब ये जो काम करना ही नहीं चाहते, जैसे 3-4 साल के 5-6 साल के बच्चे या फिर आप अभी जो एजुकेशन परस्यू कर रहे हो, आप काम नहीं करना चाहते अगर, तो ऐसा नहीं, आपको कोई कह नहीं सकता कि आप तो बेरोजगार हो, नो, आप बेरोजगार नहीं हो क्योंकि आप काम ढूंढ ही नहीं रहे हो। वैसे ही कि अगर कोई पर्सन बिल्कुल 60-70 साल का हो गया है, वो अपने बेड से उठ ही नहीं पाता है, तो कोई उसे कह नहीं सकता कि आप बेरोजगार हो। रीजन क्योंकि वो एबल नहीं है। तो अगर आप एबल हो, आप काम कर सकते हो, आपकी बॉडी आपका माइंड आपके साथ है, आप पूरे फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और आप काम करना चाहते हो और आपको काम मिल जाए, दैट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट है। और अगर सबको इनमें से कुछ लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक भी हैं पर काम नहीं मिल रहा, सिर्फ तभी हम कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ विलिंग और एबल को काम मिलना चाहिए। इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रिफर्स टू एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जीरो होता है या इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। दैट इज ऑल्सो ट्रू। रीजन क्या है कि इनवॉलेंट्री आपकी अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह की होती है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि मैं अपनी मर्जी से ही बेरोजगार हूं, मैं काम करना ही नहीं चाहती, मुझे करना ही नहीं है। तो उस कंडीशन को, ऐसे लोग जो काम करना चाहते ही नहीं है, अगर उनके पास काम नहीं भी हो तो हम कोई बड़ी प्रॉब्लम में कंसीडर करते नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम पे ये लोग कवर नहीं होते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसको काम करना चाहिए था या काम ढूंढ रहा था और उसे ना मिले, उन सबको काम मिल जाएगा, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगेन ट्रू। तो assertion and reason both are true and R is the correct explanation of A. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। इसके बाद आते हैं फोर्थ में, एज पर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज dated 9th June 2023, there was a net selling of worth rupees 309 crores by foreign institutional investor. Now, who are FIIs? ये कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ के शेयर्स पे, डिबेंचर्स पे, बॉन्ड्स पे, कंपनीज पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कोई फॉरेनर हो जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप क्या हो जाओगे, FII। अगर कोई भी FII यहाँ पर अपने शेयर्स या फिर अपने कोई एसेट्स बेचते हैं, बेच देंगे मतलब अगर आप फॉरेनर हो और आप यहाँ पर अपने एसेट बेच रहे हो, दैट मीन्स हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कोई चाइनीज पर्सन है जिसने यहाँ के शेयर्स बेच दिए हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब पैसा जाएगा। और जब पैसा आता है तो BOP के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, जाता है तो डेबिट साइड पे, नॉमिनल याद है। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। पैसा आ रहा है, इनकम है तो क्रेडिट, पर पैसा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट।
तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर उन्होंने एसेट को बेचा है तो हमें पेमेंट देनी पड़ेगी, दैट मीन्स पैसा जाएगा, तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ डैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। दो तरह के अकाउंट होते हैं, करंट और कैपिटल। करंट अकाउंट का मतलब होता है इसमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आते हैं जिससे हमारी कंट्री का एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस इंपैक्ट नहीं होता है, और कैपिटल अकाउंट में वो सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं जिससे हमारी कंट्री का या तो एसेट या लायबिलिटी इंपैक्ट होगा। तो अगर वो यहाँ पे अपने एसेट बेच कर गए हैं या आपने कोई शेयर्स वगैरह बेच कर गए हैं तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी। तो वैसे भी बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? कैपिटल के अंदर। तो डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। बढ़ते हैं आगे, फिर आता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग। नाउ मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई की डेफिनेशन होती है द मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जैक्टली आज जो भी डेट है 24 फरवरी, एग्जैक्टली रात को 10 बजे हमारी पूरी इंडिया में सारी पॉपुलेशन के पास कितना पैसा रखा हुआ है, उससे का हम सब टोटल कर दे तो वो क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई। ओके, तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऐसा नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कितना पैसा है, नहीं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा है ये मनी सप्लाई काउंट करती है। इसमें सारी पब्लिक का पैसा आता है, बस इसमें दो लोगों का पैसा नहीं आता, एक तो गवर्नमेंट और दूसरा बैंक्स का पैसा नहीं आता। बैंक्स मतलब आरबीआई, कमर्शियल बैंक, सारी बैंक्स का पैसा नहीं आता। रीजन बिकॉज दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ मनी। गवर्नमेंट और आरबीआई खुद पैसा छापती है, खुद पैसा बनाती है, और कमर्शियल बैंक भले पैसा छाप नहीं सकता पर उनका भी अलग मेथड होता है जो कि आपने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा होगा, मनी क्रिएट करने का। तो दोनों क्योंकि पैसा खुद बनाते हैं जिसकी वजह से उन्हें मनी सप्लाई, उनके पास जो पैसा रखा होता है उसे हम मनी सप्लाई में काउंट नहीं करते हैं। ओके, तो पहला क्या है? इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज ट्रू। इट डज नॉट इंक्लूड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के पास जो पैसा है वो काउंट नहीं होता। ऑल्सो ट्रू, इट ऑलवेज इट इज ऑलवेज द करेंसी इन द हैंड ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द नेशन। ये सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है? आरबीआई के पास जो पैसा होता है उससे हम इसमें काउंट करते हैं? नो। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? ओनली सी, ओनली 3। बढ़ते हैं आगे, फिर आता है 6th, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड अंडर कीनीशियन इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश। तो कंजम्पशन दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन और एक होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? ऐसा कंजम्पशन जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम आप करोगे ही, दैट मीन्स एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम जो आप कंजम्पशन करते हो उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो अगर आज मैं बेरोजगार हूँ, मैं कुछ भी नहीं कमा रही हूँ, बिल्कुल कुछ भी मेरी इनकम है ही नहीं, तो भी बेसिक सर्वाइवल के लिए कुछ तो कंजम्पशन करना पड़ेगा। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो बेसिक रिक्वायरमेंट होंगी ही ना। तो ऐसा नहीं है कि खर्चा भी नहीं होगा, अगर आप कुछ नहीं भी कमा रहे हो तो भी बेसिक सर्वाइवल के लिए खर्चा आपको करना पड़ेगा, उसे कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो कंजम्पशन इवन एट द पॉइंट ऑफ जीरो लेवल ऑफ इनकम, तो अगर आप कुछ नहीं भी कमा रहे तो उस पॉइंट पर आप जो खर्चा करते हैं उसे कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या होता है? जैसे ही आपकी इनकम बढ़ने लगती है तो आप अपना कंजम्पशन भी बढ़ाते हो। तो महीने का अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो शायद आप सिर्फ 6-7 हजार रुपए ही खर्च करते होगे, पर महीने के अगर आप 2 लाख कमाने लग जाओ तो अब आप 1 लाख 1.5 लाख तक का खर्च कर सकते हो। और वही अगर आप महीने के 10 लाख रुपए कमाने लग जाओ तो महीने के 5-6 लाख आप खर्च करोगे। तो ये क्या, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है। तो इनकम इंक्रीज होने की वजह से जो आपने एक्स्ट्रा कंजम्पशन किया उसे कहते हैं इंड्यूस्ड। तो टोटल कंजम्पशन कैसे निकलता है? ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड कंजम्पशन को ऐड करके, तो इसमें दोनों आते हैं, ऑटोनॉमस भी और इंड्यूस्ड भी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग फिगर्स एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास ये मनी क्रिएशन की प्रोसेस है जो कि कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म करते हैं। तो कमर्शियल बैंक के पास पहले क्या आता है? डिपॉजिट, जिसे कहते हैं हम प्राइमरी डिपॉजिट। ये डायरेक्टली जो कस्टमर है उसने आपके बैंक अकाउंट में डलवाया है। फिर आता है इसमें जब भी कोई पैसा डिपॉजिट में आता है बैंक के पास, तो ये पैसा हमेशा वो अपने पास संभाल के नहीं रखते कि जब आप पैसा वापस लेने आओगे तो आपको वापस कर देंगे, तो तब तक आपके संभाल कर ही रखेगा, ऐसा नहीं है। इन सारे पैसों को वो यूज करता है लोन देने के लिए, लेकिन लोन में भी ये सारा पैसा नहीं दे सकता क्योंकि उसे कुछ पैसा तो अपने पास रखना पड़ेगा ना, कि इनकेस अगर आप पैसा विथड्रॉ करने के लिए आ जाओ तो उनके पास कुछ तो पैसा रहना चाहिए। तो वो डिसाइड करते हैं कुछ रिजर्व रेशियो, फॉर एग्जाम्पल 20% कितना वो अपने पास रखेंगे।
तो अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि रिजर्व रेशियो 20% है, मतलब हर एक डिपॉजिट का वो 20% अपने पास संभाल के रखेंगे, तो डिपॉजिट कितना आया था 5,000, 5,000 का 20% अपने पास रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1,000 उन्हें अपने पास रखा, तो लोन कितना दे दिया 4,000, तो 5,000 में से 4,000 लोन दे दिया और 1,000 उन्हें अपने पास संभाल के रखा। ये जो 4,000 उन्हें लोन दिया, लोन कभी भी जो बैंक है वो कैश में नहीं देती है, तो क्या करती है आपके अकाउंट में पैसा डलवा देती है। तो अगेन ये किसी और पर्सन के क्या हो गया, अकाउंट में पैसा आ गया, तो ये दूसरा डिपॉजिट हो गया। एक तो आपने डलवाया था और एक उसी पैसों को यूज करके आपने किसी और को लोन दिया, बैंक ने लोन दिया। तो लोन कैसे दिया, कैश में नहीं दिया, उसके अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, तो उसके अकाउंट में कितने पैसे आ गए 4,000। अब अगर ये पैसा विथड्रॉ कर लेता है सेकंड पर्सन तो कहानी यही खत्म हो जाएगी, फिर तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस यही रुक गई। पर अगर उसने विथड्रॉ नहीं किया है, अभी भी उसके अकाउंट में रखा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, इसमें से अगेन कुछ पैसा अपने पास रखेंगे एज अ रिजर्व और बचा हुआ पैसा हम लोन में दे देंगे। तो रिजर्व कितना है 20%, तो 4,000 का 20% हमें अपने पास रखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 800 रुपए। अब 4,000 में से 800 रुपए अगर हमने अपने पास रखा है तो लोन कितना दे सकती है बैंक, 3,200। ओके, और ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगी कब तक, तो टोटल यहाँ पे बोला है, टोटल में देखो यहाँ पर रिजर्व रेशियो कितना है हमारे पास 5,000, तो कुल मिला के रिजर्व कितना है 5,000। हमें पता है कि रिजर्व कितना होना चाहिए 20% ऑफ डिपॉजिट, तो अगर मान लो मैं यहाँ पर x मान लेती हूँ तो 20% ऑफ x शुड बी 5,000। ओके, यहाँ पर अगर ये 5,000 है दैट मीन्स 20% है ना x का, तो अगर ये x है तो इस x का 20% 5,000 है, तो 20% ऑफ x शुड बी 5,000। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5,000 इंटू 100/20, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा हो जाएगा 25,000। नाउ 25,000 में से अगर 5,000 उन्होंने अपने पास संभाल के रखे हैं तो लोन कितना दिया होगा 20,000। तो फर्स्ट वैल्यू कितनी है 1000, सेकेंड वैल्यू है 3,200, फिर 25,000 और 20,000, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, 7th के बाद नेक्स्ट 8th, सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस है, इसका मतलब क्या होता है, इट इज द एक्सेस ऑफ ऑटोनॉमस रिसीट ओवर ऑटोनॉमस पेमेंट। ना सरप्लस का मतलब क्या होता है, कमाई ज्यादा है और पेमेंट कम है, तो यहाँ पर जहां पर ये उन्होंने लिखा है कि पेमेंट ज्यादा है वो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है, क्योंकि पेमेंट ज्यादा हो ही नहीं सकती। अगर आपने खर्चा ज्यादा किया है, रिसीट कम हुई है, दैट मीन्स वो डेफिसिट है। सरप्लस का मतलब ही होता है ऐसी सिचुएशन जहां पे कमाई ज्यादा हुई हो, खर्चा कम हुआ हो, तो या तो ऑप्शन नंबर सी होता या तो ऑप्शन नंबर डी होता। ऑप्शन नंबर सी क्या है, कैपिटल अकाउंट रिसीट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट नहीं आता, कैपिटल के साथ करेंट अकाउंट भी आता है। करेंट अकाउंट मतलब ऐसी इसमें ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिससे एसेट लायबिलिटी स्टेटस एक कंट्री का चेंज नहीं होता, मतलब ये वो ट्रांजेक्शन है जिससे हमारे कंट्री में ना तो एसेट आ रहा है ना कोई लायबिलिटी आ रही है। साथ ही में कैपिटल ट्रांजेक्शन भी होते हैं जिससे हमारी कंट्री का एसेट लायबिलिटी स्टेटस चेंज होता है। दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस। तो ऑटोनॉमस रिसीट एंड ऑटोनॉमस पेमेंट, तो ऑटोनॉमस रिसीट जब ज्यादा हो जाएगी ऑटोनॉमस पेमेंट से तो क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में हो जाएगा। फिर बात करते हैं 9th, सपोज फॉर एन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी C इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75y, जिसमें C क्या है कंजम्पशन और Y क्या है इनकम। और अगर आपने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा है तो इसे हम कैसे लिखते हैं, C बार प्लस BY। C बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस मतलब अगर आप जीरो लेवल ऑफ इनकम भी अर्न कर रहे हैं, मतलब आपकी इनकम बिल्कुल जीरो, आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, तो भी बेसिक आपको कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा, उसे कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी बार से। फिर आता है बी वाई, बी वाई दिखाता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन, तभी देखा था कि टोटल कंजम्पशन कैसे निकलता है, ऑटोनॉमस प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन। नाउ इंड्यूस्ड का मतलब क्या है, ये इनकम से इम्पैक्ट होगी, तो ये वाई क्या दिखा रही है आपकी इनकम, पर बी क्या दिखा रही है एमपीसी, बी का मतलब होता है एमपीसी, और एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बढ़ी हुई इनकम में से कितना पोर्शन आप खर्च करने वाले हो उससे बताता है एमपीसी। तो इनकेस एमपीसी अगर 0.7 है दैट मीन्स जितनी इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है उस इंक्रीज इनकम का 70% आप खर्च करने वाले हो, ठीक है। तो एमपीसी अगर 0.4 है दैट मीन्स आप 40% बढ़ी हुई इनकम का खर्च करने वाले हो। तो यहाँ पे सी बार ऑटोनॉमस होता है, बी एमपीसी होता है और वाई इनकम होता है।
यहाँ पर आपको बोला है कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दैट इज के। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इनकम जनरेट ज्यादा होती है। हम इन्वेस्टमेंट करते ही क्यों है? ताकि हमें ज्यादा इनकम मिले। तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो इनकम भी इंक्रीज होती है। तो इनकम कितनी गुना बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट करने से, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और मेरी इनकम 5000 से बढ़ गई, तो हम क्या कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना था? 5, क्योंकि मेरी इनकम कितने से बढ़ी है? 5 गुना। तो आपकी इनकम कितने गुना बढ़ेगी आपकी इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, मल्टीप्लायर निकालने के 3 ही फॉर्मूलाज होते हैं, इसको आप याद रखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीप्लायर पहला निकलता है 1/1 माइनस MPC, क्योंकि इससे वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है। लोग जितना ज्यादा खर्चा करेंगे डिमांड उतनी ज्यादा होगी। दैट मीन्स अगर ऐसी कंडीशन में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो इनकम बहुत तेजी से बढ़ेगी। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है 1/MPS, क्योंकि MPS के साथ उल्टा रिलेशन होता है। आप लोग जितना लोग सेव करते जाएंगे वहां पे उतनी डिमांड कम होगी, और डिमांड कम हो रही है दैट मीन्स अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उतनी इनकम नहीं आएगी जितनी पहले आ रही थी। तीसरा फॉर्मूला होता है चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बढ़ने की वजह से इनकम कितना बढ़ा, ये भी आपका के निकालने में हेल्प करता है। तो 3 फॉर्मुलाज है। इन फॉर्मुलाज में हमें कौन सी वैल्यू पता है? 0.75 दिख रहा है, जो कि क्या होता है? MPC। तो हमने अभी फॉर्मुला देखा कि C बार प्लस BY होता है, तो इसमें C बार कितना है? 100, B कितना है? 0.75, और Y मतलब इनकम। तो MPC कितना हो जाएगा? 0.75। अगर मैं इसको वैल्यू में पुट करूं तो 1/1 माइनस 0.75, दैट मीन्स 1/0.25। पॉइंट हटेगा 20, 25 1 टाइम्स, 25 4 टाइम्स। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। फिर आता है 10th क्वेश्चन। सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी शोज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 500 करोड़। नाउ बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर आपने किसी और कंट्री को सामान बेचा है, मान लो 100 रुपए का, और आपने सामान खरीदा है 80 रुपए का, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना हो जाएगा? 20। अगर आपने सामान बेचा है 50 रुपए का और खरीदा है 100 रुपए का, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना हो जाएगा? -50। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर वो कह रहा है कि मान लो अगर आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये फेवरेबल 500 करोड़ से, फेवरेबल मतलब प्लस वैल्यू है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने के बाद प्लस 500 आया है। द वैल्यूज ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर 1200 करोड़। अगर एक्सपोर्ट 1200 थे एंड ट्रांसफर पेमेंट 400 थे, तो बताओ इंपोर्ट कितना होगा? तो हमें बस क्या चाहिए? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट चाहिए। हमें ट्रांसफर पेमेंट का कोई काम ही नहीं है। तो कुल मिला के बैलेंस ऑफ ट्रेड निकलता कैसे है? BOT इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर BOT प्लस 500 है, एक्सपोर्ट अगर 1200 है, तो इंपोर्ट कितना होगा? यहाँ पे I नेगेटिव है, यहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 1200 और ये 500 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आकर नेगेटिव हो जाएगा। तो 1200 में से अगर 500 जाएगा तो कितना बचेगा? 700। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा, on the basis of the data given below, for an imaginary economy, estimate the value of net domestic product at factor cost। तो ये आपका नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर चीजों को देखकर आपको पहले समझ आना चाहिए कि ये कौन सी मेथड से सॉल्व होने वाला है। तो हमें दिख रहा है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स ये कौन सा है? एक्सपेंडिचर मेथड से आपको सॉल्व करना है ना। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसमें ये वैल्यूज तो आपको डायरेक्टली गिवन होती हैं, डायरेक्टली, या फिर इसमें नेट एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट अलग देंगे, इंपोर्ट अलग देंगे, दैट्स इट। मेन जो आपको कंफ्यूज करता है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, और अगर वो डायरेक्टली गिवन नहीं है तो आपको 2 चीजों को ऐड करके निकालना होता है। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही होता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल कंजम्पशन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट।
तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब फिक्स्ड एसेट पे जो आपने खर्चा किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को आप ऐड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट। तो आप जो पैसा लगाते हो वो दो चीजों पे लगाते हो, एक फिक्स्ड एसेट पे, करंट एसेट पे। फिक्स्ड एसेट पे जो खर्चा लगाया उसे कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और करंट एसेट मतलब इन्वेंट्री स्टॉक पे जो खर्चा लगाया उसे कहेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अगर किसी केस में गिवन ना हो तो इसमें आपको करना होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक करना होता है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या चाहिए, प्राइवेट, क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट की जगह क्या लिखा है, हाउस होल्ड, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह क्या लिख सकते हो, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कितना है ये, 470। फिर आता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 320। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अलग से गिवन नहीं है, यहाँ पे क्या गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 200, इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड करना पड़ेगा जो कि है -40, तो ये है -40। देन नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हमें करना पड़ेगा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट कितना है 50, इम्पोर्ट कितना है 60, 50 में से अगर 60 को माइनस किया जाए कितना हो जाएगा, -10। तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, 50 माइनस 60 कितना हो जाएगा, -10। ओके, तो यहाँ पे -10 -40 कितना हो जाएगा, -50, और इसका टोटल कितना हो जाएगा, 0 7 8 9 4 5 6 7 8 9, तो 990 में से 450 जाएगा तो बचेगा 940। बट ये 940 क्या होता है, जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्यूशन करते हो तो जो आंसर आता है वो होता है जीडीपी एट एमपी। ओके, तो आपने अगर एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व किया है तो आंसर क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी। अगर आपने प्रोडक्शन मेथड से, वैल्यू एडिशन से किया है तो भी क्या निकलेगा, जीडीपी एट एमपी। लेकिन इनकम मेथड से किया तो निकलता है एनडीपी एट एफसी, तो उसमें बस एनडीपी एट एफसी निकलता है, वरना एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडिशन दोनों में क्या निकलेगा, जीडीपी एट एमपी। तो ये जो हमारा आंसर आया है 940, ये क्या है, जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू 940। बट आपको निकालना क्या है, एनडीपी एट एफसी। वो आपसे चाहते हैं कि आप इसे कन्वर्ट करो एनडीपी एट एफसी में। तो यहाँ पे आप वैल्यू लिखोगे 940, देन ग्रॉस से नेट में आने के लिए, ग्रॉस बड़ी वैल्यू होती है, नेट छोटी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आने के लिए क्या करना होता है, माइनस डेप्रीसिएशन। क्या डेप्रीसिएशन गिवन है, तो डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, पर क्या दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन। रीजन, फिक्स कैपिटल मतलब फिक्स्ड एसेट, कंजम्पशन मतलब उसकी वैल्यू का गिर जाना, तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू का गिर जाना को क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन। तो कितना हो जाएगा, -35। डी अपनी जगह पे सही है, पी अपनी जगह पे सही है। मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में, तो मार्केट प्राइस बड़ी वैल्यू होती है, फैक्टर कॉस्ट छोटी वैल्यू होती है। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाना हो तो -NIT, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है, 50। इसे आप और माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 940 में से क्या माइनस करना है, 50 और 35 कितना हो जाएगा, 85। 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया तो 5, और ये 855 विल बी द आंसर। ओके, तो ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से, आंसर विल बी 855। देन ऑप्शन में है बी, इलेबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो एक्सटर्नैलिटीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पहले भी कई बार ये आपके सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है। तो एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है, इट रिफर्स टू द बेनिफिट्स और हार्म्स which are caused by one entity to another without being paid or penalized for it। तो आप किसी और के कर्मों की सजा अगर आपको मिल रही है, या फिर किसी और के अच्छे कर्मों के फल आपको मिल रहा है जिसके बदले आपने कोई भी पेमेंट नहीं दी है या पेनल्टी नहीं लगाई है, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सब एक क्लासरूम में बैठे हूँ और मैं वहां पे स्मोक कर रही हूँ, तो क्योंकि मैं वहां पे स्मोक कर रही हूँ तो आपका भी मूड खराब हो जाएगा, आपकी हेल्थ भी इम्पैक्ट होगी, लेकिन मेरे कर्मों की सजा आपको मिल रही है, लेकिन आपने इसके बदले मुझसे कोई पेनल्टी नहीं ली है। तो ये क्या है, ये एक्सटर्नैलिटी है। ठीक है, या फिर अगर मैं, आप कहीं रोड से जा रहे हो और कोई पर्सन है वहां पे रोड साइड पे बैठा हुआ बहुत अच्छा सुरीला गाना गा रहा है, वो सुनते ही आपका जो मन है बिल्कुल रिफ्रेश हो गया,
लेकिन इसके बदले आपको कोई पेमेंट देनी नहीं पड़ी, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। तो एक्सटर्नैलिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे घर में गार्डन है जहाँ पे आम का पेड़ है और मेरे पेड़ से जो आम गिरते हैं वो पड़ोसी के घर में गिरते हैं, उन्हें मेरे पेड़ से बहुत फायदा हो रहा है। इसका मैं उसे पेमेंट चार्ज नहीं कर रही हूँ, लेकिन इससे उनका वेलफेयर तो चेंज हो रहा है ना, उन्हें उससे मजा आ रहा है या फिर बुरा लग रहा है या जो भी होगा, तो ये क्या होता है, एक्सटर्नैलिटीज। तो आपके कोई भी बेनिफिट्स और हार्म्स जिसके लिए आपने कोई भी पेनल्टी पे नहीं की है या फिर आपको कोई भी इसके बदले चार्जेस मिले नहीं है, तो उसे आप कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज। ओके, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्मोकिंग और स्मोकिंग इन पब्लिक एरिया और पब्लिक पार्क। पब्लिक पार्क क्या है, ये ऐसा पार्क है जिसको यूज करने के लिए आपने कोई पैसा नहीं दिया लेकिन आपको इसके बेनिफिट्स मिलते हैं, तो ये सब क्या आ जाएगा, एक्सटर्नैलिटीज। फिर आता है, और इसमें क्वेश्चन था ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। तो आपको पता होगा कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिसको हम याद रखते हैं विद द शॉर्ट टर्म सेल। सी से कैपिटल, ई से एंटरप्रेन्योर, एल से लैंड और एल से लेबर। अगर हम सिर्फ इस लेबर को हटा दें तो बाकी 3 फैक्टर्स बचते हैं ना, उसको जो इनकम रिसीव होती है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो जिसने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है उसको आप क्या दोगे, इंटरेस्ट। जिसने एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस आपके माइंड लगाया है उसे आप क्या दोगे, प्रॉफिट। और जिसकी जमीन पे आप काम कर रहे हो उसे क्या दोगे, रेंट। तो यही इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। नाउ एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल $1 में अगर अभी 90 रुपए चल रहा है तो इसे कहते हैं एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब द रेट एट विच अवर डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी। वो रेट जिसपे हम अपने रुपीज को कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर्स में, उस रेट को क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। मेनली ये 2 तरह के होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ना दोनों में क्या फर्क होता है, एक सेकेंड। ओके, तो यहां पर पहला बेसिस है डिटरमाइंड बाय। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो रेट है वो कौन डिसाइड करता है, या तो सरकार डिसाइड करती है या सरकार के द्वारा अप्रूव की गई कोई भी दूसरी बॉडी जैसे कि आरबीआई यहाँ पे वो रेट डिसाइड करती है। तो अगर $1 में 50 रहेगा, 60 रहेगा, 70 रहेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है, सरकार डिसाइड कर रही है, तो इसे कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। लेकिन अगर ये रेट डिटरमाइन करने वाला मार्केट फोर्सेस है, मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई, कि जिस करेंसी की डिमांड बढ़ेगी उसका रेट बढ़ जाएगा, जिस करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी रेट कम हो जाएगा। अगर उसकी डिमांड और सप्लाई डिसाइड कर रही है कि वो रेट कितना होगा, तो इसे कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिर आता है लीड्स टू। फिक्स्ड की वजह से डीवैल्यूएशन या फिर रिवैल्यूएशन होता है। तो अगर सरकार ने खुद डिसाइड किया कि मान लो अगर अभी एक डॉलर में मान लो 50 रुपए चल रहे थे, अभी सरकार ने क्या डिसाइड किया कि अब से $1 में क्या रखा जाएगा, $1 में अब रखा जाएगा 40 रुपए। इससे क्या हो जाएगा, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। पहले हमें 50 रुपए खर्च करने पड़े थे $1 को अरेंज करने के लिए, लेकिन अगर हम अब 40 रुपए भी देंगे तो $1 हमारे पास आ जाएगा। मतलब हमारे करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसे अब क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन। लेकिन वही अगर सरकार ने डिसाइड किया कि आज से $1 में रहने वाले हैं 60 रुपए, इसका मतलब पहले 50 रुपए देने पर $1 मिल जाता था, पर आपको 60 रुपए देने पड़ेंगे तब जाके $1 मिलेगा। मतलब हमारे खुद की करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, गिर गई है। इसे कहते हैं क्या, डीवैल्यूएशन। तो जब भी सरकार ये रेट डिसाइड करती है तो हमारी करेंसी की वैल्यू या तो बढ़ती है या कम होती है। अगर बढ़ती है तो क्या कहेंगे, रिवैल्यूएशन, और हमारी वैल्यू अगर कम हो जाती है तो कहेंगे डीवैल्यूएशन। लेकिन फ्लेक्सिबल में अगर ये होता है तो इसे क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन। तो फ्लेक्सिबल में भी होता है कि पहले अगर रेट 50 चल रहा था अब 40 हो गया, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन अब इसे रिवैल्यूएशन नहीं कहेंगे, अब इसका टर्म क्या यूज करेंगे, एप्रिसिएशन। और वही अगर हमारी वैल्यू कम हो गई है तो क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में या तो डीवैल्यूएशन होता है या तो रिवैल्यूएशन होता है, बट फ्लेक्सिबल में डेप्रिसिएशन या फिर एप्रिसिएशन होता है। बात वही है, वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, बस टर्म बदल जाते हैं। फिक्स्ड में हुई है तो डिवैल्यूएशन बोलेंगे और फ्लेक्सिबल में हुई है तो डेप्रिसिएशन बोलेंगे। फिर आता है स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
इसका मतलब होता है कि क्या आरबीआई को अपने पास बहुत सारे रिजर्व्स मतलब डॉलर्स का बहुत सारा स्टॉक जमा करके रखना पड़ेगा या नहीं। तो फिक्स्ड में रेट कौन डिसाइड कर रहा है, खुद सरकार या फिर आरबीआई डिसाइड कर रही है। और जब आप चाहते हो कि सारी पावर्स आपके हाथ में हो ताकि जब आप चाहो आप रेट डिसाइड कर पाओ, तो उसके लिए आपको अपने पास बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज रखना पड़ता है ताकि आपके पास वो पावर रहे, डोमिनेंट पोजिशन रहे। लेकिन अगर आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आपने सारा फ्री फ्लो पे छोड़ दिया है कि मार्केट डिसाइड करे, डिमांड और सप्लाई डिसाइड करे कि रेट कहाँ जाएगा, तब आपको बहुत सारे रिजर्व्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिक्स्ड में क्योंकि सरकार को खुद ही डिसाइड करना है, तो पावर मेंटेन करके रखने के लिए उन्हें रिजर्व्स मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। फ्लेक्सिबल में ज्यादा रिजर्व्स नहीं चाहिए होते हैं। फिर लास्ट आता है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है जैसे सस्ता हो जाए तो खरीद लो और महंगा हो जाए तो बेच दो। जैसे गोल्ड में होता है, जैसे शेयर्स में होता है कि जब सस्ते हो जाते हैं तो खरीद लेते हैं और जब महंगा हो जाता है तो बेच देते हैं, और जो बीच का आपका डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। तो सेम आपके डॉलर्स में भी होता है, फॉरेन करेंसी में भी होता है। तो जब आपको दिख रहा होता है कि अभी $1 का 40 रुपए हो गया तो आप खरीद लोगे, $1 का 100 रुपए हो गया तो आप उसे बेच दोगे, तो बीच का जो प्रॉफिट है वो आप कमाओगे। ये स्पेकुलेशन डॉलर्स में भी होते हैं। लेकिन अगर ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, इसका मतलब सरकार अपने मन से डिसाइड करेगी कि रेट कहाँ जाएगा। तो अब इसे प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है कि सरकार कब रेट बढ़ाएगी या कब कम करेगी, जिसकी वजह से स्पेकुलेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर ये मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, तो आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो कि डिमांड कब बढ़ेगी कब कम होगी, तब आप स्पेकुलेशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप गोल्ड पे स्पेकुलेशन इसलिए कर पाते हो क्योंकि ये मार्केट डिमांड पे डिपेंड करती है। तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि जब शादी का मौसम आएगा, सीजन आएगा, तब गोल्ड महंगा हो जाएगा, जब दशहरा आएगा, दिवाली आएगी तो महंगा हो जाएगा, श्राद्ध आएंगे तो कम हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन वही अगर गोल्ड भी सरकार डिसाइड करने लगे कि मैं खुद ही डिसाइड करूंगा कि गोल्ड कितने में बिकेगा, तो ये स्पेकुलेशन अब आप नहीं कर पाते। तो फिक्स्ड में स्पेकुलेशन के चांसेस नहीं होते, फ्लेक्सिबल में होते हैं। तो रेट सरकार डिसाइड करती है, मार्केट फोर्सेस। इससे डीवैल्यूएशन या फिर रिवैल्यूएशन, इससे डेप्रिसिएशन या फिर एप्रिसिएशन। यहाँ पर ज्यादा रिजर्व्स की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे कम रिजर्व्स की जरूरत पड़ती है। स्पेकुलेशन की चांसेस बहुत कम है, स्पेकुलेशन के चांसेस ज्यादा है। बढ़ते हैं आगे। फिर आता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेस द कंजप्शन फंक्शन एट 200 लेवल ऑफ इनकम। तो आपको ये पूरा कवर करना है और आपको बताना है कि जब इनकम 200 है तो वहां पे कंजप्शन कितना होगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास गिवन है इनकम, देन सेविंग्स, देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर आपको सेविंग्स निकालनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एपीएस होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या दिया है, एपीसी दिया है। हमें पता है कि एपीसी और एपीएस को अगर हम ऐड करें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपने कंजप्शन 80% किया है तो सेव कितना होना चाहिए, 20% ही होना चाहिए। मतलब एपीसी अगर 0.8 है तो सेविंग 0.2, एपीसी अगर 0.4 है तो एपीएस 0.6, ऐसा होना चाहिए। तो एपीसी आपके पास केवल है, इसकी हेल्प से आप एक और कॉलम बनाएंगे जो क्या रहेगा, एपीएस। तो यहाँ पर अगर एपीसी 1 है तो एपीएस कितना हो जाएगा, 0। एपीसी 0.85 है तो एपीएस कितना हो जाएगा, 0.15। 0.8 है तो वो कितना हो जाएगा, 0.2। तो इसकी आप एक टेबल बनाएंगे कुछ ऐसी। तो यहाँ पर आपने एपीएस वहां पे नहीं था, हमने यहाँ पे एपीएस का कॉलम क्रिएट किया है। तो जब एपीसी 1 है तो एपीएस कितना हो जाएगा, 0। अगर ये 0.85 है तो ये 0.15, 0.8 है तो ये हो जाएगा 0.2। अब इसकी हेल्प से क्या निकल जाएगा, सेविंग्स। कैसे, एपीएस का फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन इनकम। तो अगर एपीएस 0 है, सेविंग्स पता नहीं, और इनकम इस लेवल पे कितना है, 100, तो एपीएस अगर 0 है, सेविंग्स पता नहीं, और इनकम कितनी है इस लेवल पे, 100, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 0 × 100, दैट मीन्स 0। तो यहाँ पे सेविंग कितनी हो रही होगी, कुछ भी नहीं। फिर इस लेवल की बात करें तो यहाँ पर एपीएस अगेन विल बी इक्वल टू एस अपॉन वाई। तो सेविंग्स का तो पता नहीं, पर यहाँ पर इनकम कितनी है, 200, और एपीएस कितना है, 0.15। तो यहाँ पर एस की वैल्यू निकालनी हो तो 200 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 0.15 इंटू 200 हो जाए। तो 15 2 जार 30 और 2 0, और ये 2 नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा तो ये बच जाएगा 30। तो सेविंग्स विल बी
30। ओके, फिर आता है 0.2, तो एपीएस अगेन क्या हो जाएगा, सेविंग अपॉन इनकम। सेविंग पता नहीं पर इनकम कितनी है 300 और एपीएस यहाँ पे कितना है 0.2। तो यहाँ पे सेविंग निकालने के लिए क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 300, तो ये 3 2 हो जाएगा 6 और 100 और एक नंबर के बाद यहाँ डेसिमल, मतलब ये सेविंग्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। ओके, अभी आपको निकालना है लास्ट एमपीएस। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो ये बताता है कि बढ़ी हुई इनकम में से आपने कितना खर्च किया, तो चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो यहाँ पर सेविंग्स में कितना चेंज आया, पहले तो डैश कुछ भी नहीं। यहाँ पे सेविंग्स में चेंज कितना आया, पहले -50 थी अब 0 है, मतलब सेविंग्स में चेंज कितना आया 50। इनकम में चेंज कितना आया 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.5। अगेन यहाँ पे सेविंग्स में चेंज कितना आया 30। इनकम में चेंज कितना आया, पहले 100 थी अब 200 हो गई, तो इनकम में भी चेंज कितना आया 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.3। देन आपकी सेविंग्स में चेंज आया 30, इनकम में चेंज आया 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.3। ओके, यहाँ पर भी एक्चुअली ये 50 नहीं होगा, ये -30 होगा, कुछ मिसप्रिंट हो गया है। तो ये अगर -30 है तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा 0.3। तो चेंज कितना आएगा 30 अपॉन 100 0.3, तो यहाँ पे 50 नहीं होगा, यहाँ पे 30 ही होगा। ओके, देन नेक्स्ट वापस आते हैं आपके 30th के ऑप्शन बी पर। यहाँ पे आपको बताना है इन एन इकोनॉमी एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो उससे आउटपुट इनकम और एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले तो एक्स आंटे का मतलब क्या होता है, प्लांट। एग्रीगेट सप्लाई मतलब सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर जितनी क्वांटिटीज बेचना चाहते हैं उसे हम कहते हैं एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई। और सारे कंज्यूमर्स मिलकर जितनी क्वांटिटीज खरीदना चाहते हैं उसे कहते हैं एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड। तो एक्स आंटे का मतलब होता है प्लानिंग या फिर विलिंग, चाहना। तो सारे प्रोड्यूसर जितनी क्वांटिटीज बेचना चाहते हैं वो एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई। सारे कंज्यूमर्स मिलकर जितनी क्वांटिटीज खरीदना चाहते हैं दैट इज एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड। तो अगर ये कह रहा है कि अगर सप्लाई ज्यादा हो गई है, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, मतलब सारे कंज्यूमर्स मिलकर ज्यादा खरीदना चाहते हैं पर सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही है, प्रोड्यूसर्स उतना बेच नहीं पा रहे हैं, तो खरीदने वाले ज्यादा हैं बेचने वाले कम पड़ रहे हैं। तो उस सिचुएशन पे क्या हो जाएगा, अच्छा पहले तो सिचुएशन आप एक्सप्लेन करेंगे। इट इज अ सिचुएशन वेयर ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय more quantities than what all producers are willing to sell in an accounting year। साल भर के अंदर जो सारे कंज्यूमर्स हैं वो ज्यादा क्वांटिटीज खरीदना चाहते हैं देन द प्रोड्यूसर्स, जो वो बैच बेचना चाहते हैं। तो जितना ये बेचना चाह रहे हैं उससे ज्यादा कंज्यूमर्स खरीदना चाह रहे हैं, उसे कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। अभी इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पहला ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आउटपुट पर, इनकम पर और एम्प्लॉयमेंट पे। तो आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, जब आपको पता है कि आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है तो उस डिमांड को मीट करने के लिए प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। आपको पता है कि कंज्यूमर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर के पास उतना स्टॉक है नहीं, तो क्या करेंगे आज से अपना प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट करेंगे ताकि वो उस डिमांड को फुलफिल कर पाए। तो मान लीजिए इस माइक्रो लेवल पे बात करें तो मेरी एक दुकान है, मेरी बेकरी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं हर रोज 4 केक बना रही हूँ पर कस्टमर आ रहे हैं 10, तो 10 केक की रोज डिमांड आ रही है। तो अभी मेरे पास कितने हैं, 4 है, पर धीरे धीरे मैं क्या करूंगी, ट्राई करूंगी ज्यादा केक बनाने का ताकि मैं इस डिमांड को फुलफिल कर पाऊँ। तो जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्रोड्यूसर प्लान करता है आउटपुट को बढ़ाने का और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का, जिससे आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा। फिर अगर आउटपुट बढ़ा है तो इनकम भी बढ़ेगी। अगर 4 केक को बेचकर अगर मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल 4000 कमा रही थी, तो अब मैं 10 केक को बेच के कितना कमाऊंगी, 10,000 कमाऊंगी। तो ये क्या है, इनकम भी बढ़ेगी। तो जब आउटपुट बढ़ा है तो प्रोड्यूसर को वो आउटपुट को बेचकर ज्यादा पैसा मिलेगा, तो इनकम लेवल विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। देन एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको आउटपुट इंक्रीज करना है तो यू विल रिक्वायर मोर लेबर्स, आपको कुछ ज्यादा लेबर्स चाहिए होंगे उस आउटपुट को बनाने के लिए, जिसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगी। तो जब सप्लाई कम हो जाए, डिमांड ज्यादा हो, मतलब खरीदने वाले ज्यादा हो, तो डिमांड को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है।
इसका अपोजिट बोलते हैं कि सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड बिल्कुल नहीं है। तो ये लोग बेचना ज़्यादा चाह रहे हैं पर खरीदने वाला कोई है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन को गिराओगे। प्रोडक्शन गिराओगे मतलब आउटपुट भी गिरेगा, इनकम भी गिरेगी और एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपको जस्टिफाई करना है इन स्टेटमेंट्स को। पहला, द सेंट्रल बैंक इज द सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई एक लौता ही नोट छापने की अथॉरिटी है। तो सारे नोट, 1 रुपए के नोट को छोड़ के सारे नोट कौन छापता है, आरबीआई। तो इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, यहाँ तो यहाँ पे आपको बस स्टेटमेंट्स लिखने हैं कि सेंट्रल बैंक एक लौती अथॉरिटी है जो सारी करेंसी को इशू करती है या फिर प्रिंट करती है। ये क्या मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। तो अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सेम नोट प्रिंट कर रहे थे तो हम लोग क्या कहते हैं, तो इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। जैसे अभी अगर मुझे 100 का नोट मिल रहा है तो सारे सेम कलर के सेम साइज के होंगे, क्योंकि सबको एक ही मशीन में छापा गया है और एक ही इंस्टीट्यूट ने उसे इशू किया है। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे 10-12 इंस्टीट्यूट होते, 10-12 इंस्टीट्यूट होते जो सब लोग अपने अपने नोट्स इशू कर रहे हैं, तो क्या होता, सब लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगी। किसी का नोट बड़ा होता, किसी का नोट छोटा होता, किसी का कलर डिफरेंट होता, तो बीच में लड़ाइयाँ होंगी कि नहीं मुझे पिंक वाला नहीं ऑरेंज वाला चाहिए, ये छोटा वाला नहीं बड़ा वाला चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे केओस कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन जब आरबीआई इकलौती अथॉरिटी है जो ये सारे करेंसीज को इशू करेगी, तो कंट्रोल और स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। तो अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने उसे प्रिंट किया होता तो उसकी वजह से कंफ्यूजन ज्यादा होता, और सारे लोग मिलकर प्रिंट कर रहे हैं तो पैसे बढ़ जाएंगे, उस केस में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो सब लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो वो डिमांड बढ़ाते जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। लेकिन सेंट्रल बैंक अगर इसे खुद ही प्रिंट कर रहा है तो जिसकी वजह से क्या होगा, कंट्रोल सप्लाई मेंटेन रहेगा। इससे फेक नोट्स बनने की, काउंटर फेक करेंसी की चांसेस भी कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर 10 आपके इंस्टीट्यूट हैं जो अलग अलग नोट बना रहे हैं और सबके वैलिड हैं, तो आपको 10 पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे कि अच्छा इसका रियल वाला कैसे दिखता है, उसका रियल वाला कैसे दिखता है, सबको देखना पड़ेगा। तो काउंटरफिट करेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन एक ही करेंसी बनाने वाला अगर अथॉरिटी है, आपको क्लियरली पता होगा कि उसके वैलिड नोट्स, रियल नोट्स कैसे दिखते हैं। तो उस केस में कोई भी फेक नोट्स आता है तो आप उसको इजिली डिटेक्ट कर सकते हो। फिर आता है सेकेंड स्टेटमेंट, मनी इज द मेजर ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स। तो पहले जब बार्टर सिस्टम चलता था तो इससे डिफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर की पेमेंट्स करने में प्रॉब्लम आती थी। तो फॉर एग्जांपल अगर बार्टर सिस्टम में मेरे पास टोमेटोज है, अब मैं आपसे बोलूँ कि आप मेरे लिए 6 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करते हैं, आप मेरे लिए 6 महीने के लिए काम करो और 6 महीने के बाद मैं आपको 10 बोरी भर के टमाटर दे दूंगी। तो ये आपके लिए, मेरे दोनों के लिए इनकन्वीनियंट है। पहली बात तो आपको नहीं पता कि 6 महीने के बाद आपको टमाटर इतने चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे, और अगर मानो चाहिए भी है तो इतनी क्वांटिटीज में आप क्या ही करोगे। तो फ्यूचर पेमेंट हम कर नहीं पाते, बट अभी मनी आ चुका है तो अब मैं आपको इजिली, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है कि आप मेरे लिए 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए काम करो, इसके बाद मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी। और आपके माइंड में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि 10 लाख का मैं क्या करूंगा, या एक साथ 10 लाख किधर करूंगा, नहीं, क्योंकि मनी हमेशा ही यूजफुल रहेगी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है, जब से मनी आया है इसने आपकी फ्यूचर की पेमेंट्स को करना ईजी कर लिया है। तो आप अब आसानी से पैसा उधार मांग सकते हो, ईएमआईज के थ्रू उसे इजीली पे कर सकते हो, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। तो बस इन्हीं स्टेटमेंट्स को आपको एक्सपांड करके लिखना था। फिर आता है 15th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स डेटेड 8th June 2023। The Reserve Bank of India rate setting panel unanimously decided to keep the benchmark lending rate unchanged at 6.5%. The committee voted to remain focused on the withdrawal of accommodating monetary policy. तो यहाँ पे पहले बात हम क्या बात कर रहे हैं कि आरबीआई की रेट सेटिंग पैनल होती है जो डिसाइड करती है कि रेपो रेट, बैंक रेट, ये सबके रेट कितने रखे जाएंगे। तो उन्होंने यूनानिमसली मतलब सब लोगों ने मिलकर एकजुट होकर ये डिसाइड किया है कि जो हमारा लैंडिंग रेट मतलब उधार देने का रेट, जो बैंक रेट, रेपो रेट होता है, उसे हम 6.5 पे ही रखेंगे और विथड्रॉ कर देंगे अकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। अकोमोडेटिंग का मतलब होता है ऐसी पॉलिसी जो कि आपको लोन लेने में आसानी देती है, सहूलियत देती है। तो अकोमोडेटिंग पॉलिसी चलाने का मतलब है कि अब लोन को आप इंक्रीज करना चाह रहे हो इन द मार्केट, लेकिन इससे क्या किया है, अकोमोडेटिंग पॉलिसी को विथड्रॉ किया है। मतलब आप चाहते हो कि अब लोन लेना आसान नहीं हो, मुश्किल हो जाए। तो आरबीआई क्या चाहती है कि अकोमोडेटिंग पॉलिसी को विथड्रॉ करो, मतलब जो सहूलियत दे रहे थे लोन देने में वो सहूलियत अब नहीं मिलनी चाहिए, तो लोन देना मुश्किल कर दो। ठीक है,
तो कौन सा ऐसा इकोनॉमिक इशू होगा जिसको सॉल्व करने के लिए ये लाया गया होगा? तो इकोनॉमिक इश्यूज दो ही होते हैं, एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया है, मार्केट में मनी सप्लाई बहुत बढ़ गया है, सबके पास बहुत पैसा है, सब लोग बहुत पैसा खर्च करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है और इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो हम क्या करते हैं, अब लोन देना मुश्किल कर देता है ताकि लोगों को लोन मिले ही नहीं, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए और इन्फ्लेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। जबकि डिफ्लेशन का मतलब होता है कि लोगों के पास बिल्कुल पैसा है ही नहीं, तो लोगों के पास पैसा नहीं है तो अब जरूरत है कि उनके पास पैसा आए, तो आप क्या करेंगे, उनको लोन देना ईजी कर देंगे। तो इन्फ्लेशन में लोन महंगा करना पड़ता है कि लोन मुश्किल हो जाए, डिफ्लेशन में लोन ईजी करना होता है। उन्होंने क्या किया है, जो एकोमोडेटिंग पॉलिसी थी उसको विथड्रॉ करके लोन लेना मुश्किल बना दिया है। तो कौन से इकोनॉमिक इशू रहा होगा, इन्फ्लेशन रहा होगा, तभी ऐसा हुआ है। फिर आता है डिस्कस द लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई पे क्या असर पड़ता अगर रेट डिक्रीज कर देते, तो रेट को कम कर देते, तो रेट कम करना मतलब आपको लोन अब सस्ते में मिल जाएगा, तो लोन रेट बढ़ जाता, तो मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाती। तो रेट कम करने का मतलब है कि अब आपको अगर किसी भी, पहले अगर आप किसी बैंक से लोन लेने जा रहे थे तो आपको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, अब आपको कितना देना पड़ेगा, 6% का इंटरेस्ट। दैट मीन्स लोन लेना आपके लिए अब बहुत सस्ता हो जाएगा। तो अगर लोन सस्ते हो रहे हैं तो सब लोग लोन लेने लग जाएंगे, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ओके, तो बस इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, और यहाँ पे इकोनॉमिक इशू कौन सा है, इन्फ्लेशन। देन आता है 16, यहाँ पे आपको बताना है कि सब में से कौन सी रिवेन्यू रिसीट है और कौन सी कैपिटल रिसीट है। रिवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती है, वो इनकम होती है जिससे हमारी कंट्री का कोई लायबिलिटी या एसेट स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, ना ही लायबिलिटी बदली है ना ही एसेट बदला है। जबकि कैपिटल रिसीट कुछ ऐसी रिसीट होती है जिससे या तो हमारी कंट्री का कोई एसेट गिरा होगा या कोई लायबिलिटी बढ़ी होगी, तो एसेट और लायबिलिटीज में से कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुए होंगे। तो पहला है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, लोन का पैसा वापस मिल जाता तो एसेट कम हो जाता, फिर ये कैपिटल रिसीट होती, लेकिन सिर्फ उस पर इंटरेस्ट मिला है तो कोई एसेट चेंज नहीं हुआ, कोई लायबिलिटी चेंज नहीं हुई, ये क्या हो जाएगा, रिवेन्यू रिसीट। तो फर्स्ट वन इज रिवेन्यू रिसीट। सेकेंड है डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी कंपनी के शेयर्स बेच रही है। तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अब तक जो पब्लिक कंपनी थी वो क्या कर रही है, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट को सेल कर दे रही है। तो कंपनी एक एसेट है जिसको वो प्राइवेट को बेच रही है, मतलब एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एसेट चेंज हो रहा है, मतलब ये कौन सी रिसीट हो जाएगी, कैपिटल रिसीट। फिर आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ यूएसए फॉर प्रमोटिंग गर्ल एजुकेशन इन इंडिया। तो आपकी बोरोइंग्स दो तरह की होती है, एक होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, और दूसरा होता है एक्सटर्नल असिस्टेंस, तो किसी और कंट्री की दी हुई असिस्टेंस। दोनों में फर्क क्या होता है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलती है। तो अगर हमारी कंट्री को पैसों की जरूरत है और हम किसी फॉरेन कंट्री से पैसा उधार मांग रहे हैं मार्केट रेट पर, मान लो मार्केट में 12% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो 12% इंटरेस्ट पर ही अगर हम पैसा मांग रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। लेकिन अगर कोई कंट्री हम पे दया खाकर हमें कम रेट पे इंटरेस्ट दे रही है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रही है, तो फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली 12 होना चाहिए, ये हमें 8% पे दे रही है, जैसे कहेंगे एक्सटर्नल असिस्टेंस। पर दोनों है तो लायबिलिटी, पे तो इसको भी करना है और इसको भी करना है। तो अगर यूएसए की गवर्नमेंट ने यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है ताकि हमारे यहाँ की गर्ल एजुकेशन और बढ़ सके, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके की उधारी है जो हमें वापस करना पड़ेगा कम इंटरेस्ट के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट। तो पहला वाला रिवेन्यू रिसीट, बाकी दोनों कैपिटल रिसीट। अभी नेक्स्ट है आपके पास कि यहाँ पर आपके पास एक चार्ट दिया हुआ है, उसे एनालाइज करना है और बताना है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ट्रांसपोर्ट और रूरल डेवलपमेंट में कैसा, कितना और रहा है। तो आपको दो ही चीजों पे फोकस करना है, एक ट्रांसपोर्ट पर और दूसरा रूरल डेवलपमेंट पर। ओके, एक सेकेंड। तो यहाँ पर आपका रूरल डेवलपमेंट का क्या कैसा दिख रहा है कि रूरल डेवलपमेंट, एक सेकेंड, रूरल डेवलपमेंट 2021-22 में, 2021-22 का डेटा था, 21-22 में कितना था, 2.29 करोड़, 2.29 लाख करोड़, ये यूनिट कितनी है, लाख करोड़ में। तो 2021-22 में हमारा एक्सपेंडिचर कितना था, 2.29 लाख करोड़। 2022-23 में अगले साल कितना हो गया, 2.43 लाख करोड़। इसका मतलब थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस आया था, हमारा ग्रोथ हुआ था,
लेकिन फिर ये फॉल कर गया 2.38 लाख करोड़ में अगले ही साल। तो हम क्या कहेंगे कि रूरल डेवलपमेंट पे जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो लगभग लगभग एक जैसा ही रहा है। थोड़ा सा माइनर चेंज आया, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, फिर वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, तो ज्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिला है। सेकेंड सेक्टर विल बी द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। यहाँ बताएंगे 2021-22 में कितना था, 3.32 लाख करोड़, और अगले साल 2022-23 में कितना हो गया, 3.90 लाख करोड़, और फिर 5.17 लाख करोड़। और अगर आप देखो तो बाकी सारे सेक्टर से कंपैरिजन में भी ट्रांसपोर्ट सबसे आगे चल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे कि सरकार अपना मैक्सिमम खर्चा किस पे करती है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। और ओवर द ईयर्स भी हमारा जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है, पहले 3.32 से 3.9 आया, और फिर डायरेक्टली 5.17 हो गया। तो लगातार गवर्नमेंट का खर्चा इस पे इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक एक करके आपको इसी ग्राफ को देखकर उसे एक्सप्लेन करना है। बढ़ते हैं आगे। फिर आपको बताना है कि फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या फर्क होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट एक सिचुएशन होती है जहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन द रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू मतलब जिससे कोई भी एसेट लायबिलिटी स्टेटस चेंज नहीं हो रहा हो। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब ज्यादा हो जाए, तो आपके रूटीन खर्चे बढ़ जाए और रूटीन जो रिसीट्स है, इनकम है, वो कम हो जाए, तो सब क्या कहेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट। जबकि फिस्कल डेफिसिट में टोटल खर्चे, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो चाहे कैपिटल नेचर के हो, एसेट लायबिलिटीज को चेंज करने वाले हो या बिना चेंज करने वाले, सारे खर्चे अगर आपके ज्यादा हो जाते हैं आपकी टोटल रिसीट के, तो क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट एक छोटा कॉन्सेप्ट है जहां पे हम सिर्फ ऐसे एक्सपेंडिचर्स और रिसीट की बात करते हैं जिससे एसेट लायबिलिटी स्टेटस चेंज नहीं हो रहा। जबकि फिस्कल में सारे एसेट और सारे एक्सपेंडिचर, सारी इनकम्स आ जाती है। तो ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू वाला, और फिस्कल एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन होता है, ठीक है। तो अगर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन या मतलब महंगाई और डिफ्लेशन मतलब सस्ताई, अगर ये होता है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो लोग स्टेप्स उठाते हैं। दो लोग कौन है, पहले सरकार और दूसरा आरबीआई। आरबीआई जो इसके लिए मेजर लेता है उसे हम कहते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर एक्सेट्रा। और गवर्नमेंट भी कुछ मेजर्स लेता है जिसे कहते हैं उसकी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के थ्रू वो स्टेबल करने का ट्राई करता है कि मार्केट में ना ही इन्फ्लेशन हो ना ही डिफ्लेशन। तो कैसे स्टेबल करेगा, उसके पास चार इंस्ट्रूमेंट्स है। पहला, सरकार का खर्चा। अभी अगर इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन का मतलब है कि मार्केट में महंगाई बहुत है। और महंगाई कैसे आती है, जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, लोगों के पास बहुत अपार पैसा आ गया है, वो बिना सोचे अंधा पैसा खर्च कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में महंगाई बढ़ती जाएगी। तो अगर इन्फ्लेशन होगा तो सरकार अपना खर्चा कम कर देगी, और डिफ्लेशन होगा तो सरकार अपना खर्चा बढ़ा देगी। रीजन क्या है, इन्फ्लेशन में मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, तो सरकार भी अगर अपना पैसा डाल देगी तो बात बिगड़ जाएगी। तो तब क्या चाहिए कि मार्केट से पैसा कम करना है, तो सरकार को खर्चा कम करना पड़ेगा। लेकिन डिफ्लेशन का मतलब है कि मार्केट में पैसा है ही नहीं बिल्कुल, तो सरकार को अब पैसा डालना पड़ेगा, तो अपना खर्चा वो बढ़ा देगी। सेम आपका पब्लिक बोरोइंग्स में भी, नहीं, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई में भी सेम होगा। बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से सरकार लोन लेती तब है जब उसे खर्चा करना होता है। तो आप लोन क्यों लेते हैं, जब आपको खर्चा करना हो। तो वैसे ही सरकार भी आरबीआई से लोन लेती है जब उसको खर्चा बढ़ाना होता है। तो जब इन्फ्लेशन होता है तब उसे खर्चा करना नहीं है तो आरबीआई से लोन भी नहीं लेगी, और जब डिफ्लेशन है तो उसे खर्चा ज्यादा करना है तब आरबीआई से लोन ज्यादा लेगी। तो ये दोनों एक जैसे चलते हैं। बाकी बचा टैक्स और पब्लिक बोरोइंग्स। टैक्सेस का मतलब क्या होता है, जो सरकार पब्लिक से पैसा वसूल करती है, एक कंपलसरी पेमेंट जो उन्हें करनी ही पड़ती है। अभी अगर इन्फ्लेशन है मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, मतलब लोगों के पास बिल्कुल अंधा पैसा है, तो यहाँ पे सरकार जो टैक्सेस है वो बढ़ा सकती है। लेकिन अगर डिफ्लेशन है, मतलब लोगों के पास पैसा है ही नहीं, तो आपको टैक्स रेट कम करना पड़ेगा। फिर आता है पब्लिक बोरोइंग्स। कभी कभी जो सरकार है वो जनता से पैसा उधार पे लेती है। जब उनको लगता है कि जनता के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया है, तो वो जनता से कुछ पैसा कुछ उधार पे अपने पास रख लेती है ताकि मार्केट में पैसा कम हो जाए। तो अगर इन्फ्लेशन है मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है तो वो पब्लिक से बोरोइंग लेगी। लेकिन जब डिफ्लेशन है, लोग खुद ही कंगाल लगे पड़े हैं, उनके पास खुद ही पैसा नहीं है, तो फिर पब्लिक से बोरोइंग्स नहीं लेगी। तो ये चार उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू वो स्टेबल करता है इकोनॉमी को, दैट मीन्स आपकी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करेगा।
फिर आता है लास्ट क्वेश्चन, उसका ए पार्ट है, डिस्कस ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर मॉडल। तो कुल मिला के इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल मतलब यही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो वैसे 4 सेक्टर होते हैं, पर वो बोल रहा है कि 2 सेक्टर कौन से मान के चलेंगे? पहले 2 सेक्टर कौन से होते हैं? हाउस होल्ड और फर्म। तो 2 सेक्टर में सिर्फ 2 ही सेक्टर्स आएंगे, हाउस होल्ड एंड फर्म। तो इनके बीच का आपको दिखाना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसा होता है। तो इनके फ्लोज 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है रियल फ्लो, दूसरा होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो में दोनों सेक्टर्स के अंदर चीजों की लेन देन होती है। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? रियल फ्लो के बारे में। रियल फ्लो के अंदर इन लोगों 2 सेक्टर्स में क्या होती है? चीजों की लेन देन होती है। तो पहले हाउस होल्ड जो सेक्टर है वो फर्म को देता है अपनी फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज बोले तो कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर। तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको पैसा चाहिए, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिमाग चाहिए, लैंड जमीन चाहिए, और लेबर मेहनत करने के लिए कुछ मजदूर भी चाहिए। तो ये सारी चीजें हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फर्म को। इन चीजों को यूज करके फर्म क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा, और प्रोडक्शन होने के बाद या तो वो गुड्स बना रहा होगा या सर्विसेज बना रहा होगा, जो भी उसने गुड्स और सर्विसेज बनाई होगी वो दे देगा हाउस होल्ड को। तो इसे कहते हैं रियल फ्लो बिटवीन द हाउस होल्ड एंड फर्म। तो इसने क्या दिया? कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड एंड लेबर, और से रिटर्न क्या किए? गुड्स एंड सर्विसेज। एक और फ्लो होता है जिसे हम कहते हैं मनी फ्लो। मनी फ्लो इसी का ही रिवर्स हो जाता है। रिवर्स इन द सेंस कि इसका एक्सचेंज हो जाता है। तो एक तरफ हमारे पास हाउस होल्ड है, दूसरी तरफ हमारे पास फर्म है। रियल में क्या दिया था हाउस होल्ड ने? फैक्टर सर्विसेज। तो मनी में आकर इसकी पेमेंट करेगा फर्म। तो फर्म इसके बदले क्या देगा इसको? फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स का मतलब क्या होता है? जिसने कैपिटल दिया था उसको इंटरेस्ट वापस करेगा, जिसने एंटरप्रेन्योर दिया था उसको प्रॉफिट देगा, जिसने जमीन दी थी काम करने के लिए उसे रेंट देगा, और जिसने लेबर दिया था, मजदूर दिए थे, उसको वेजेस एंड सैलरीज देगा। तो यहाँ पर रियल में हाउस होल्ड ने क्या दिया था? फैक्टर सर्विसेज। तो मनी फ्लो में आकर फर्म उसे क्या लौटाएगा? फैक्टर पेमेंट। फिर यहाँ पर फर्म इसको क्या दे रहा था? गुड्स एंड सर्विसेज। तो मनी में हाउस होल्ड करेगा खर्चा, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने दी वो फ्री के तो है नहीं, तो उसके बदले जो पैसा है वो कौन देगा? हाउस होल्ड देगा फर्म को। वापस आते हैं, फिर आता है लास्ट, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज बेटर इंडिकेटर of the economic growth of a nation as compared to nominal gross domestic product. Do you agree with the statement? Justify your answer with a valid hypothetical numerical example. तो यहाँ पर उसने बात की है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की। तो रियल और नॉमिनल में क्या फर्क होता है? जब भी आप जीडीपी देखोगे तो उसकी डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट होती है। इट इज अ फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर विद इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन को जोड़कर। डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर। प्रोडक्ट मतलब सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। तो इट इज द फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। सारे जो चीजें या सर्विसेज हमारी कंट्री में बनी है उन सब की वैल्यू को जोड़ते तो क्या होती है? रियल जीडीपी, बट एट द कांस्टेंट ईयर प्राइसेस। इसका मतलब ये है कि सिंपल टर्म से बात करें तो अगर मैंने इस साल 50 किलो वीट प्रोड्यूस किया है और 1 किलो वीट है 100 रुपए का, तो जीडीपी कितना हो जाएगा? 5000। तो मान लो साल भर के अंदर सिर्फ 50 किलो वीट ही प्रोड्यूस हुआ और कुछ चीजें प्रोड्यूस ही नहीं हुई, और वो भी कितना था? 100 रुपए का 1 किलो। तो खुला की जीडीपी कितनी हो जाएगी? 5000। वैसे ही हमारी पूरी इकोनॉमी में जितने गुड्स होंगे, जितनी सर्विसेज होंगी, साल भर के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसकी वैल्यू को हम क्या कहेंगे? जीडीपी। और रियल जीडीपी का मतलब है कि यहाँ पर जो आप प्राइसेस ले रहे हो, जो जीडीपी निकलती कैसे है? क्वालिटी इनटू प्राइस करके, कितना सामान बनाया और एक ही कीमत कितनी थी। तो ये जो प्राइसेस होंगी वो कांस्टेंट होगी। इसका मतलब आप प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर एक साल आप फिक्स कर लोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2020, तो 5-6 साल तक आप प्राइसेस वही ही रखोगे। फिर एक जैसे 6-7 साल बीत जाएंगे, फिर मान लो 2028 में आपने दोबारा प्राइसेस चेंज कर दी, तो आप 2028 के प्राइसेस सेम रखोगे। फिर आने वाले 10-12 साल तक आप इसे प्राइस से ही कंपेयर करोगे। तो यहाँ पे जो जीडीपी निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है? कांस्टेंट ईयर के प्राइसेस से। नॉमिनल जीडीपी बाकी सब कुछ सेम होता है। एक साल के अंदर कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उस सबकी वैल्यू मिलाकर
बट एट द करेंट ईयर प्राइसेस, उसी साल पे जो प्राइस चल रहे होंगे उसके बेसिस पे निकाला है, तो क्या हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी। तो 2018 का है तो 18 के प्राइसेस के बेसिस पर होगा, 2020 का है तो 20 की प्राइसेस, और 2026 का निकाल रहे तो 2026 की प्राइसेस ही ली जाएंगी। तो यहाँ पे करेंट ईयर की प्राइसेस होती है और उसमें बेस या फिर कांस्टेंट ईयर की प्राइसेस होती है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटीज है वो, ये जो जीडीपी है रियल जीडीपी, वो सिर्फ तब बढ़ सकता है जब क्वांटिटीज ही बढ़े। तो जीडीपी निकलेगा कैसे, Q इंटू पी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बार मैंने पिछले साल 50 किलो वीट प्रोड्यूस किया था और 100 रुपए का था, तो कुल मिलाकर प्रोडक्शन कितना हुआ था 5000। अभी इस ईयर का निकालूंगी तो भी मुझे प्राइसेस तो सेम रखनी पड़ेगी, क्योंकि रियल जीडीपी कांस्टेंट ईयर के प्राइसेस पे निकलता है। तो प्राइसेस अभी भी 100 रहेगी, पर क्वांटिटीज इस बार बढ़ जाएगी या कम होगी। तो यहाँ पर आपका जो जीडीपी है वो सिर्फ तभी बढ़ेगा जब क्वांटिटीज बढ़ जाए, क्योंकि प्राइसेस तो सेम है। अगर मैंने क्वांटिटीज को सेम रखा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा, जीडीपी अभी भी 5000 ही दिखाएगा। अगर मैं सिर्फ क्वांटिटीज को बढ़ाऊंगी तभी हमारा जीडीपी बढ़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस कांस्टेंट है तो आपका जीडीपी सिर्फ तभी बढ़ेगा जब क्वांटिटीज बढ़े, जबकि नॉमिनल में ऐसा नहीं है, नॉमिनल में दोनों चेंज करेंगे। तो इनकेस अगर पिछले साल मैंने 50 किलो वीट बनाया था 100 का, तो जीडीपी कितनी थी 5000। अभी भी मैंने बनाया तो 50 ही है, ज्यादा कुछ नहीं बनाया, उतना ही बनाया जितना पिछले साल बना रही थी। बस अब प्रॉब्लम ये है कि अब महंगाई बढ़ गई है और अब पहले जो चीज 100 की पड़ रही थी अब वो 200 की पड़ रही है। तो अभी जीडीपी कितना आ जाएगा आपका 10,000। तो जीडीपी बढ़ा हुआ दिखाएगा, जबकि प्रोडक्शन कुछ बढ़ा नहीं है, प्रोडक्शन उतना ही है जितना पिछले साल था, बस प्राइसेस बढ़ गई है। तो यहाँ पर आपकी क्वांटिटीज बढ़नी चाहिए और यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटीज कुछ भी बढ़ेगी तो जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि रियल जीडीपी एक बेटर इंडिकेटर है। बेटर इंडिकेटर मतलब आपकी ग्रोथ को सही तरीके से दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर जीडीपी तभी ग्रो करेगा जब क्वांटिटीज सही मायने में जब प्रोडक्शन होगा तभी एक बढ़ा हुआ दिखाएगा। लेकिन नॉमिनल जीडीपी एक बैड कंडक्टर होता है। रीजन ये है, बैड इंडिकेटर होता है। रीजन क्या है कि यहाँ पर आपका जो रियल ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन के पीछे छुप जाता है। तो रियल ग्रोथ कुछ नहीं हो रहा है, सामान कुछ नहीं बढ़ा रहे हो आप, जितना पहले प्रोड्यूस कर रहे थे अभी भी उतना ही है। बस फर्क क्या हो रहा है कि इस बार महंगाई बढ़ती जा रही है, पहले जो चीज 100 की थी अब 200 की हो गई है। तो क्या दिख रहा है कि जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। तो ये कांस्टेंट ईयर के प्राइसेस में, करंट ईयर के प्राइसेस में, ये सिर्फ तभी बढ़ेगा जब क्वांटिटीज बढ़ेगी, और ये प्राइसेस और क्वांटिटीज में से कुछ भी बढ़ जाए तो नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो जाता है। ये बेटर इंडिकेटर है, ये खराब इंडिकेटर है। नाउ एक न्यूमेरिकल आप ले लेंगे सेम यही जो अभी हमने लिया था, कि फॉर एग्जाम्पल 2024 में हमारे जो क्वांटिटीज थी वो थी 500 kg, और तब जो प्राइसेस चल रहे थे वो थे 100 रुपए पर kg। अभी अगर हम बात करें 2025 की, तो क्वांटिटीज अभी नहीं बढ़ी, क्वांटिटीज अभी भी हम कितना बना रहे हैं 500 किलो, लेकिन अभी प्राइस कितना हो गया है, 100 का हो गया है 200 रुपए पर kg। तो इस कंडीशन में अगर आप रियल जीडीपी निकालोगे तो रियल जीडीपी 2024 की कितनी निकलेगी, तो 2024 की क्वांटिटी इंटू प्राइसेस। तो क्वांटिटीज कितनी थी 500 और प्राइसेस कितनी थी 100। तो ये क्या हो जाएगा 50,000 2024 का रियल जीडीपी। अभी अगर मैं 2025 का निकालूंगी तो 2025 में भी क्या करना पड़ता है, Q इंटू पी। तो इस बार क्वांटिटीज कितनी है 500, इस बार प्राइसेस 200 है, लेकिन क्योंकि हम रियल निकाल रहे हैं तो प्राइसेस कौन सी लेनी पड़ेगी, पिछले साल वाली ही। तो पिछले साल की कितनी थी 100, तो इस बार भी कितना निकाले दिखाएगा हमारा रियल जीडीपी 50,000 ही, देयर विल बी नो चेंज। पर अगर ये नॉमिनल होता तो नॉमिनल में 2024 का तो सेम ही निकलता, क्वांटिटीज 500 और प्राइसेस 100 थी तो 50,000। लेकिन 2025 में क्वांटिटीज 500 है और प्राइसेस कांस्टेंट नहीं लेंगे, प्राइसेस चेंज करेगी। तो प्राइसेस इस साल की कितनी है 200 रुपए किलो। तो ये कितना हो जाएगा 5 2 10, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1,00,000 रुपए की जीडीपी। ओके, तो नॉमिनल रियल में क्वांटिटीज रियल जीडीपी इंक्रीज नहीं हुई क्योंकि क्वांटिटीज उतनी ही थी, लेकिन नॉमिनल जीडीपी चेंज हो गई क्योंकि प्राइसेस भी चेंज कर रहे थे, तो ओवरऑल जीडीपी इंक्रीज दिखाएगी। नेक्स्ट फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, बट मेरे ख्याल से ये हमारा क्वेश्चन पेपर यहीं पे खत्म है। फिर स्टार्ट होगा 2023, 22 और 21 का पेपर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, कुछ हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी कंप्लेंट्स है, कोई सजेशंस है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।